Good morning friends, Adab, Sat Sri Akal. This video is going to be on the journal discussions. Now for the last some years we've been listening to that this government would do something which never ever the 70 years of any other government could have done. Well, to talk, every government is spineless when it comes to the army. Nobody is going to give us a relief, which Sharad Pawar ji tried once, then later Bansilal did it for Ambala, and by the Mehta Committee report in 1957, an area in Agra was, Neemach was excised. But we people in these cantonments have never actually got together. We've never. Even today I realize with so much of efforts, we don't want to talk to each other. We have our egos, we have our problems, and especially, I remember Agra. I feel very hurt from Agra at times because Agra was a cantonment where late Gopal Narayan ji treated me like a son, and there was somebody else also not to be named. You listen to stories. Jawaharlal Nehru was sitting with me and my family. I would say Indira Gandhi was coming in my house. Somebody might say Modi ji has lunch with me. Would these make a difference? Will I or anybody in the department write freehold in front of your property, of the GLR? No. So what is really happening after 2006? Association, so much of representation. Then fortunately we have an SK Bose committee, which was basically a kind of a facet doing which was happening. Did it have on the agenda the bungalow area? No. Did it have anything to do with mutation, sale, purchase? Nothing. FAR. It was generally just trying to hook up things and trying to say what is the plight of the cantonment. Every bloody officer sitting in this office called the Director General Land knows. मैं बड़े सच और बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, हर अफसर को पता है हमारे हालात क्या हैं, क्योंकि हम लोग ही अंदर जाके एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, सच्चाई, सच, झूठ बताते हैं. अब एक्सेशन होना है. एक तरफ गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्लोगन्स एंड लेटर्स आती हैं, एक्सेशन ऑफ कंटोनमेंट टू बी टेकन. चलो मान लिया, लेटर्स चली गई. 1977 के डावे रिपोर्ट पे कंटोनमेंट्स एक्साइज हो जाएंगी. क्या हो रहा है? 1938 का बाजार एरिया जो नोटिफाइड हुआ था, हर कंटोनमेंट में किसी में 4 होंगे, किसी में 3 होंगे. ये 4 बाजार होते थे, सदर बाजार, BC बाजार, BI बाजार एंड RHA बाजार. सो ये 4 बाजार में से ये एरिया बाहर निकल जाएगा. पर उस बंगलो एरिया का क्या होगा जहां मेरा और आपका घर है और वो सैंडी का भी घर है? वहां क्या होगा? वो पैडी और सैंडी जो दो हैं, क्या करेंगे वो? ना तो वो आर्मी के अफसर हैं, ना उनकी म्यूटेशन हुई पड़ी है, ना उनकी सेल को आज तक गवर्नमेंट एंडोर्स कर रही है. दिक्कत यहाँ है, बंगलो एरिया के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सेशन एंड अबॉलिशमेंट. समझो यार, अंग्रेजी के लफ्ज हैं, गूगल कर लो. आजकल तो गूगल भैया 2 मिनट में सब कुछ बता देते हैं आपको. अबॉलिशमेंट मीन्स वंस द एरिया इज एक्साइज्ड, बाजार तो गए बाहर, अब हम रह गए ओल्ड ग्रांड बंगले, जिसको आप बंगला एरिया बोलते हो या जो मर्जी कह लीजिए, जो डीओ के नीचे आता है, वो वहां पे कंटोनमेंट अबॉलिश हो जाएगी. अब मेरे से एक जर्नल साहब बात कर रहे थे कि रोनी जी must have been the government or the SK Bose committee must have gone into these nitty gritties.
हाउ वुड दीज लैंड्स विल बी डिफाइंड, व्हाट विल बी आवर स्टेटस। एक मेरे से कर्नल साहब बात कर रहे थे, कहते रोनी जी दीज बिकम मिलिट्री स्टेशन आई एम वेरी हैप्पी। वो क्यों खुश है? उनको एक प्रिजम्पशन है कि मुझे स्टेशन कमांडर के दरवाजे जाना पड़ेगा, वो कोई ना कोई मेरा जूनियर होगा या मेरा सबॉर्डिनेट होगा, मैं अपने काम करा लाऊंगा, मैं तो कर्नल जनरल हूं। मेरा क्या होगा? मैं तो सिविलियन हूं, मेरी तो नहीं सुनेगा। अब फिर वहां पे कोई डीओ या एडीओ या सीओ होगा ही नहीं, ना कोई बोर्ड मेंबर होंगे। क्या करेंगे हम? बड़े खुश हो रहे हैं हम सब, बड़ी तालियां पीट रहे हैं। मेरे पे व्हाट्सएप आते हैं बंगलो ओनर के, जो मोदी जी कर देंगे वो कोई नहीं कर सकता। चलो भैया अच्छी बात है, कर दो, हम तो कह रहे, बट करो तो तरीके से। अब होगा क्या? बड़ी एक हकीकती बात है जिसको समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब ओल्ड ग्रांड बंगला, जिसके अंदर लीज वाले बंगले भी हैं, 1899, 1912, 1925, 1937 के, जब वो बंगले रिन्यूअल पे आएंगे, ये तो समझ लो आप तो एसटीआर रेट का पैसा देंगे तो बंगले के रेंटल वैल्यू पे बैठेंगे। अब सरकार पूरे खुले दिल से आपसे किराया लेगी। जो शायद किराया आप मार्केट में उस घर को किराए पे चढ़ाने पे कमाते हो, वो अब आप दोगे सरकार को। कोई कोठी जो 10,000 5,000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है, वो लाख 2 लाख से कम नहीं दे रही होगी। एक बात। अब आ जाओ ओल्ड ग्रांड बंगले, सैंडी पैडी की तरह। अब ये तो ना लगान दे रहे हैं, ना रेवेन्यू दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। इनका क्या होगा स्टेटस? इनको सरकार शायद कहेगी भैया 1997 की पॉलिसी के साथ 57 की पॉलिसी के तहत आप हमको 10 गुना ऑफ दी एसटीआर दे दो, इसको फॉर्मूला बना लो, आप अपनी कोठी फ्री होल्ड करा लो। वाह जी, करा ली फ्री होल्ड। आपको पता है शरद पवार जी ने 8 बंगले जो 12 करे थे फ्री होल्ड पूना में, उनका क्या स्टेटस है? आई होप इस वीडियो को कोई पूना वाला देख रहा हो और वो ढूंढे वो 8 बंगले, और मैं उसको ना, मेरे को वो सिर्फ फ़ोन करे, मैं उसको सुप्रीम कोर्ट की उनके कोर्ट का ऑर्डर भेज देता हूँ कि उन 8 बंगलों को ना कंस्ट्रक्शन की परमिशन, ना एफएआर की परमिशन, किसी चीज़ की परमिशन कमांडर इन चीफ ने नहीं दी। ऑर्डर क्या है कि जी फ्री होल्ड हो गए हो, बट आते बाई लॉस के नीचे ही हो, तो कमांडर इन चीफ ही देगा आपको चेंज ऑफ यूज पर्पस की भी, आप कमर्शियल करना चाहते हो रेजिडेंशियल। तो मिला क्या मेरे को? घंटा। व्हाट हैव आई गॉट? फिर मैं वहीं कहां जाऊंगा? मेरी कोठी की दीवार बदलनी है, मेरी बाउंड्री वॉल टूट रही है, मैंने गेट लगाना है, 2 भाइयों में डिवीजन हो गया, म्यूटेशन फिर नहीं होगी। अब तो सीधे एक ऑर्डर आ जाएगा कि जी दी म्यूटेशन विल नॉट टेक इन पार्ट्स नाउ। मैं हैरान था, मेरे पास ऐसे ऐसे ऑर्डर्स आए लोगों के जहां डीओज ने, हम जनरली प्रिज्यूम करते हैं कि विल आदमी अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को करता है। एक आदमी ने विल के जरिए अपनी प्रॉपर्टी बेची और डीओ ने उसकी सेल विल को म्यूटेट कर दिया, पैसे लिए कर दिया। एक सीओ ने, डीओ ने, एक हिस्से में भाइयों में झगड़ा चल रहा है पर एक हिस्से में झगड़ा नहीं चल रहा है, उस आधी प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस को म्यूटेट कर दिया। मतलब बाप और मदर की प्रॉपर्टी थी, मदर ने विल करी एक बहन के नाम, बाप ने करी दूसरे के नाम, और उसमें 2 लोगों को कर दी। तो इनका तो झगड़ा चल रहा था, इसका नहीं चल रहा था। तो डीओ ने क्या करा, उसने इस बहन के नाम मदर की इनहेरिटेंस विल म्यूटेशन कर दी। इन 2 का डिस्प्यूट चल रहा है। अब नहीं लीगल ओपिनियन आई, और हमारे यहां एक डीओ है, वो इनहेरिटेंस को भी मानती है डिवीजन ऑफ ग्रांट। देखो, लीगल ओपिनियन हर काम में एलए की अप्रोच हो रही है आजकल। जिस एग्जीक्यूटिव अफसर ने काम नहीं करना, वो क्या कर रहा है, एक नोट दे रहा है फाइल पे, टेक एन ओपिनियन फ्रॉम दी एलए, खत्म, पड़ी रहेगी फाइल, काम करना ही नहीं है। भाई तुम तनख्वाह किस बात की लेते हो? वाई आर वी इवन टुडे
आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च एंड सो मच ऑफ अवेयरनेस, आज भी डिपार्टमेंट क्यों नहीं हमसे खुल के बात करता? क्यों डीजी ऑफिस, डीओज और पीडीज हमें नहीं बताते कि वो क्या पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं? अल्टीमेटली हम अफेक्ट होंगे ना उस पॉलिसी से। आप लोगों को शायद पता भी नहीं है, एक बिल आया हुआ है जिसके अंदर गवर्नर जनरल ऑर्डर 1836 अमेंड हो रहा है और 1827 और 1838। क्या जरूरत है अभी, जब कंटोनमेंट अबॉलिश ही हो रही है? हां, समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा होगा समझ, मुझे पता है, क्योंकि हम लोग ना पिछले कुछ सालों से इतने फेनेटिकली इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमारा ये जो ऊपर का दिमाग है, इसको ये काम करना बंद कर गया है। वी हैव बिकम रिडंडेंट। वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉज आर फॉर अस। वी आर वेरी हैप्पी का एक्साइज हो जाएगा। अरे हमसे पूछो, 1977 से बैठे हैं बाहर। आई हैव अ प्रॉपर्टी विच इज एक्साइज सिंस 1977। अभी मैंने 2018 में उसकी म्यूटेशन कराई है, एडमिशन डीड दी है। क्या पागलों की तरह लोग एक्साइज हो जाएंगे जी, बस स्टेट गवर्नमेंट के तो अफसरों को हम रिश्वत खिला लेंगे। क्यों डीओसीओ को नहीं खिला सकते? फजूल में हल्ला मचाना है बस। मीडिया में रिपोर्ट, एक मीडिया इंडियन एक्सप्रेस दे रहा है एक्सेशन ऑफ ऑल कंटोनमेंट, योल कैंप खत्म हो गया कंटोनमेंट। वहां था क्या? योल कैंप में कोई गया वहां देखने कभी? योल कैंप में कोई बंगलो एरिया ही नहीं है। फजूल में बड़ा पहाड़ तोड़ दिया जी एक्सेशन करके। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक्सेशन की क्या टर्म्स होनी चाहिए, वरना हम वही 1977 वाली भेड़ चाल में पड़े रहेंगे। सो बंगलो एरिया को एक्साइज करना, नहीं करना, कंटोनमेंट को अबॉलिश करना, कहां से हमारे राइट्स आएंगे? टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ let's say 2600 something old grants OGB bungalows, जिसमें से approximately 10 to 15% must be leases also, how many will be ready to pay 10 times the STR? How many? And believe me, आप और मुझे तो ना शर्म आती है मुझे ये बोलते हुए, आपको तो ये भी नहीं पता STR कैसे कैलकुलेट होता है। कुछ 2 या 4 को पता होगा, आई एम ग्रेटफुल टू देम। अगर उन्हें पता है तो वो शेयर नहीं करते, वो दूसरों को नहीं पढ़ाते। एक तो हमारे कंटोनमेंट में इतनी विडंबना है। मैं मथुरा में बैठा था तो एक बंगलो ओनर से कुछ कागज डिस्कस हो रहे थे। आप हैरान हो जाएंगे, कुछ उनके प्रीडेसेसर्स ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स ले रखे थे। वो बंगलो ओनर म्यूटेशन के लिए गया हुआ है और वो अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, जो शायद मुझे लगा वो उसकी फेवरेबिलिटी में आ सकते हैं, वो शेयर नहीं करने चाहते। पता नहीं क्या हो जाएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट को शेयर। भैया कोई किसी का स्टेटस नहीं बदलेगा, मैं किसी को फ्री होल्ड नहीं करा सकता, आप मुझे फ्री होल्ड नहीं करा सकते। आप समझ रहे हो? कोई कुछ नहीं बदलेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा कागज है, जब हमारे ये रिकॉर्ड और ये डाटा बनेगा तब हम एविडेंस के फॉर्म में इसको सामने ला सकेंगे। आपको पता है, अगर मैं आपसे शेयर करूं कितनी कंटोनमेंट्स के अंदर जीएलआर के अंदर फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है? पता है आपको? लिखा हुआ है। मैं उन कंटोनमेंट्स की बात नहीं करूंगा जो कंटोनमेंट्स देश आजाद होने के बाद बनी, मैं उनकी बात करूंगा जो देश से आजाद होने से पहले की बनी थी। 57 कंटोनमेंट्स। ये एविडेंस सुप्रीम कोर्ट कहता है जनरल लैंड रजिस्टर डज नॉट नीड टू बी प्रूव्ड। क्यों भाई? जनरल लैंड रजिस्टर क्या रूल 5 रूल 10 के हिसाब से बनाया गया? कौन बताएगा ये कोर्ट को? और कौन इसका एविडेंस लीड करेगा? कहां है किसी के पास कंटोनमेंट कोड के रजिस्टर्स हैं किसी पे? एक मेरे को मिले थे वाराणसी में 2010-11 में, आई थिंक अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं।
वो मेरे को कहते रोनी जी मेरे पास 1833 का हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर। सर उन्होंने मेरे को एक फटा हुआ कागज भेजा, दानापुर से उनको इशू हुआ था वाराणसी का। उस कागज में कहीं कुछ समझ नहीं आता, बंगला रिज्यूम हो गया उनका। पुरुषोत्तम दास टंडन, क्या इतनी धांधली है। मैं ऐसे ऐसे केसेस हैं मेरे हाथ में जहां कंटोनमेंट्स में डीओसी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिजम्पशन नोटिस इशू करे, कोर्ट केसेस हुए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, साइनेड आई, रिजम्पशन नोटिस छोड़ दिया, पार्टी से पैसे खा लिए, खत्म। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास हैं, सब पता है डिपार्टमेंट को। अंबाला में ही है ऐसे 7 केस। तो क्वेश्चन है हो क्या रहा है, हम किस लिए। हमें सबसे पहले डिपार्टमेंट में जितने भी, मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जितने भी बड़े बड़े लोग और ये जो नई एसोसिएशन एक एक्वा या आईवा जो बनी है, मैं बिल्कुल बोल के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भैया जब आप स्टेशन वो रक्षा राज्य मंत्री से या प्रधानमंत्री से मिलने जाते हो ना, तो एक काम करा लो, सिर्फ एक ऑर्डर पास करवा दो कि डिपार्टमेंट हमारे को हमारे बंगले के कागज देते हुए नहीं झिझकेगा, चाहे वो आरटीआई एक्ट में पैसे लेके दे दे, चाहे वो रिश्वत खा के दे दे, पर दे दे। अगर हमारा ही देश का आजादी के बाद, चलो 1925 में तो हम गुलाम थे, अब तो दे दे, ये करवा लो रक्षा मंत्री से। देगा कोई अफसर? मैं ओपन चैलेंज देता हूं किसी को, अगर अपनी आज फुल वॉल्यूम जीएलआर भी निकलवा लो डीओ से। तो हो क्या रहा है इसका मतलब, तो मैं सच्ची बताऊं, 60 से 70% लोग हम अंदर खाने मान के चल चुके हैं, भाई हमारा कुछ नहीं होगा, कौन लड़ेगा ना, मेरे पास इतने पैसे हैं भी तो इतना टाइम नहीं है। वो एक लंडौर की कोठी टूट गई ना सारी, बहुत रईस आदमी था, बोर्ड लगा हुआ था सचिन तेंदुलकर का यहां से घर 2500 किलोमीटर दूर है। क्या हुआ? मैंने उस शख्स को 4 साल पहले बोल दिया था कि जिस एक्ट के ऊपर आप लड़ रहे हो कोठी टूट जाएगी। नहीं सुनना चाहता ना कोई। वहां पे एक और बहुत बड़े, अब तो मैं बोलने की हिम्मत रख सकता हूं, प्रणव रॉय जी हैं एनडीटीवी के जो मालिक थे, अब नहीं रहे। मैं ऐसे ऐसे केसेस उठा के लाऊं आपको, मेरी और आपकी म्यूटेशन नहीं हो रही, बाप से आई प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, मेरी सेल को स्टेशन कमांडर अप्रूव नहीं कर रहा, पर ऐसे बड़े बड़े लोगों की, नेताओं की, इनकी म्यूटेशंस ऊपर से अप्रूवल्स आ जाती। वहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 10 साल 20 साल नहीं लगते। वहां स्टेशन कमांडर एक लिख के नहीं नोट देता कि दिस बंगला में बी रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द लोकल मिलिट्री अथॉरिटी। क्यों पैडी और सैंडी का बंगला म्यूटेट नहीं होता उनके नाम? सिर्फ इसी वजह से नहीं होता, स्टेशन कमांडर ने नोट दे रखा है, दिस बंगलो वॉज रिज्यूम्ड एंड मे बी रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द आर्मी। अब वो ए बंगलो ओनर टू पैडी सैंडी हो ही नहीं रही है, बट लंडौर में हुई, और बताओ आगरा में हुई, अंबाला में हुई, सिकंदराबाद में हुई, पूना में हुई, लखनऊ में 3 केस हैं। ये कैसे हो जाते हैं? तो ओल्ड ग्रांट बंगलो वालों प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, और जितने ये लीज होल्ड के बंगले रह जाएंगे, रेंट कलेक्टर रेट नहीं एसटीआर रेट पे देना पड़ेगा। और ये जो वजूद ओल्ड ग्रांट अभी हम B3 A1 कुछ है ना, ये सब जब अबॉलिश हो जाएंगे, कंटोनमेंट खत्म हो जाएगा। अब पता नहीं उस टाइम हम आर्मी लैंड कराए जाएंगे या क्या, और कौन सा कानून हम पे लगेगा? विल वी बी गवर्नड बाय दी सिविल एक्ट्स और विल वी बी गवर्नड अंडर दी आर्मी एक्ट्स? तो प्लीज इसको सोचो। लेट अस ऑल टॉक एंड गेट इनटू ईच अदर एंड चेक योर स्टेटस। Ask anybody, talk. Let us share this information. अपने अंदर रख के कुछ नहीं मिलेगा। मैं आगरा वालों से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, या वो सिकंदराबाद वालों से, कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज
सब लोगों को पता होना चाहिए कि आने वाले 2023-24 में क्या होने जा रहा है हमारे साथ। तो इस चीज को ही समझते हुए मैं ये इतनी मेहनत, इतना कभी कभी मेरे को एग्रेशन आ जाता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, क्योंकि बड़ी बार मेरे से मिनिस्ट्री की कोई लेटर या कोई अफसर से कोई आता है, रोनी जी इस पे क्या आपकी ओपिनियन है। क्या ओपिनियन दूं यार, क्या मतलब। ओल्ड ग्रांट डिफाइंड है कि हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं, हम रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स थे, कौन बांध रहा है इसको। बिकॉज अभी कोर्टों ने 70-80 सालों, देखो अंग्रेजों के थे हम गुलाम, उनको कोई शौक नहीं था कि हम ये पजल को सॉल्व करें। उनको तो मजा आ रहा था कि पहले हमें कह दिया ओल्ड ग्रांट, फिर कह दिया कि न्यू ग्रांट में कन्वर्ट करेंगे। वो तो हमारा बेवकूफ बना रहे थे। जायज है, देश पे राज करना था उन्होंने कोई जमीन नहीं एक्वायर करी। अरे और तो और छोड़ो, उन्होंने पार्लियामेंट बनाने के लिए कुछ जमीन दिल्ली में एक्वायर नहीं करी थी, पर क्योंकि उस बंदे के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, जो फैमिली उठी गुज्जर्स की, कि हमारी जमीनें ली गई थी, जो आज पार्लियामेंट की जगह है, पार्लियामेंट स्टेट बनी हुई है, हार गए वो। फैक्ट्स नहीं है ना। और हमारा देश तो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है। 1947 के बाद हमारी जितनी भी गवर्नमेंट आई वो आर्मी के अगेंस्ट सुनने नहीं चाहती। मैं तो सरकार को शुरू से एक बात बोल रहा हूं, भैया जो 1879 में 1902 में अंग्रेजों ने लिख दिया कि अगर ये गवर्नमेंट की भी जमीन है तो हम इसको लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक्वायर करेंगे। ओ यार ना दो मुझे मालिकाना हक, 2024 के अंदर मोदी जी कर दो कंटोनमेंट अबॉलिश। मैं तो छोड़ के जा रहा अपना बंगला, मुझे लैंड एक्विजिशन एक्ट में पैसे दो, मुझे 500 गज का प्लॉट भी नहीं चाहिए। आप मेरे से कलेक्टर रेट मांग रहे हो, मुझे एसटीआर रेट दो, मैं 10 गुना भी नहीं मांगता आपसे, एक ही दे दो गुना मेरा, जो इस टाइम है दो मेरे को, मैं चला। पर लैंड एक्विजिशन एक्ट के नीचे दो ना। द ब्रिटिशर्स हैड रिटन इट इन द लॉ बुक्स। 10 वीडियो में मैंने वो बात बोली है, बट समझिए कौन, उसको अंडरस्टैंड कौन करे। हम नहीं करना चाहते, हम सबके सब इतने डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अच्छा तेरे साथ क्या होगा, वो कहता वो उसके साथ जो होगा। अच्छा जैन साहब केस, अरे नहीं शर्मा जी लड़ रहे हैं, अरे नहीं शर्मा जी नहीं, वो कोई वर्मा जी हैं। पैसे खिलाओ बिल्डिंग बना लो, पैसे ना खिलाओ तो म्यूटेशन नहीं होती। मेरे पास एक केस था, कहना नहीं चाहिए, आई डोंट हेजिटेट इन सेइंग, एवरीथिंग वाज डन। एन एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट, बताओ डीओ ने लिख के भेज दिया क्योंकि 2 भाइयों के नाम प्रॉपर्टी जा रही है तो लगता है ये ग्रांट डिवाइड हो रही है। बताओ अभी कौन ऐसे डीओ को अक्ल दे। भाई साहब बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। कंटोनमेंट अबॉलिश हो गई। मेरे को याद है मैं 2011 की एक मीटिंग में बैठा था जहां पे एंथनी साहब ने ये कह दिया था कि कंटोनमेंट्स अबॉलिश कर दो। एक सीएजी की पूरी रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में पड़ी है, ठीक है। तब हमें भी शायद लगा, हमने भी उसी पॉइंट के ऊपर आगे बढ़े, बट ग्रेजुअली हमें समझ आया अगर हम वो ब्रिटिश सिस्टम के नीचे आ गए। 1947 से पहले एमईओ कौन होता था, एक यंग लेफ्टिनेंट या कप्तान होता था। तो हमारे पास रह क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। वो तो द्वार छोड़, हमें प्लस्तर नहीं करने देंगे द्वार का। एंड एक बड़ी सिंपल रूल है ऑफ लाइफ, थंब रूल है ये, अगर कल को एनीबॉडी हु गेट्स एसिमिलेटेड विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और द सिविल पब्लिक विल बिकम करप्ट। तो क्या मोदी जी, क्या हम अपने सिस्टम को, आर्मी को करप्ट करना चाह रहे हैं? जैसे ही वो सिविल लोगों से मिलेगी आर्मी, बिकॉज जब हम एक एडीओ या डीओ पे मिलने जाएंगे और वो एक कप्तान साहब होंगे तो क्या होगा? ये रूल्स हैं, दीज आर थंब रूल्स ऑफ द वर्ल्ड। इवन आर्मी नोज दिस। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? लेट्स आस्क फॉर अ प्रपोजल, लेट्स आस्क फॉर एन, राजनाथ जी से, वो जो अल्मोड़ा से हैं, टमटा जी है, क्या नाम है जो एमओएस हैं, मैं तो नाम भी पूरा नहीं जानता उनका,
उनसे रिक्वेस्ट करी जाए कि सबसे पहले हमारे को डीओ ऑफिस में ऑर्डर लाइन आए कि हर बंगले ओनर को, चाहे वो इलीगल ऑक्यूपेंट हो, मान लीजिए एक आदमी ने ए से बी ने खरीद लिया बंगला, ओ भैया बी को उसके बंगले के कागज तो दो। उसके प्रीडेसर ने 1938 में 1940 में एडमिशन डीड दिए, दो उसकी सेल लीड्स दो। आप बकायदा 1924 तक कंटोनमेंट जो सीओ होता था वो सब रजिस्ट्रार होता था, तो सारी सेल लीड्स 1924 तक उसकी कस्टडी में है। 1924 के बाद वो शिफ्ट हुई डीसी पे, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का डीसी होता था। तो दो, आज आप डीआरओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर में जाओ, वहां कोई कागज नहीं मिल सकते। वहां उल्टा मिनिस्ट्री की एक लेटर आई हुई है कि जी नो पेपर्स टू बी, ओल्ड रिकॉर्ड्स टू बी गिवन अनलेस एंड अनलेस द ओनर डज नॉट बी स्पेसिफिक अबाउट हिज डेट्स एंड डिटेल्स। ओ भैया मैंने ढूंढनी है, मुझे तो पता ही नहीं मेरी रजिस्ट्री की डेट क्या थी। मुझे तो उड़ती उड़ती खबर है कि 1870 में खरीदी थी कोठी हमारी। ये कैसे यार। भैया अपनी रिकॉर्ड्स ढूंढवाओ, अपने आप को थोड़ा सा अवेयर कराओ। ये नेताओं से मिलके उनके साथ पार्लियामेंट साउथ ब्लॉक में मैंने बहुत भी भैया 2011 से लेके 15 तक, मतलब आई यूज्ड टू स्कॉट फ्री वॉक इन टू इट, दिल भर गया है। उसके बाद एमओएस के साथ बैठा, उसके बाद पारिकर सर के साथ बैठा, बहुत डिस्कशनें होली, मिलता कुछ नहीं। क्या मिला? 2006 का एक्ट, 2021 का नया कंटोनमेंट एक्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है भाई? कंटोनमेंट तो अबॉलिश हो रही है, सीएलए रूल्स बन चुके हैं नए 2021। उसके अंदर एक लॉलीपॉप दिखाने के लिए सेक्शन 39 या रूल 39A बना दिया कि B3 लैंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्री होल्ड। ओ भैया अगर आप B3 लैंड की डेफिनेशन पढ़ लो ना रूल 8 में, तो उसके अंदर खुद लिखा हुआ है। समझ नहीं आता यार। ओल्ड ग्रांट बंगलोज, प्लीज प्लीज, ये एक्सेशन और अबॉलिशमेंट हो गई। आपकी डेली नीड्स एमईएस से आएंगी, पानी, बिजली, पता नहीं कितना टैक्स लगेगा आपको। फिर हाउस टैक्स का कोई फॉर्मूला भी होगा कि नहीं होगा? कैसे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी? हाउस टैक्स लेगी, इनकम टैक्स लेगी, या रेंट लेगी, या आपको भी कहेगी आप लीज में कन्वर्ट हो जाओ? भैया हम अब ओजीबीज नहीं रखना चाहते कोई। अगर आप पे पैसे नहीं हैं 10 गुना के और आप रहना चाहते हो और हम रिज्यूम भी नहीं करना चाहते आपको, तो आप भैया लीज पे कन्वर्ट हो जाओ। क्या होगा? तो ये पता करो प्लीज। और इस चीज को देखते हुए लेट अस रियली ऑल गेट टुगेदर। मैं बहुत हाथ जोड़ के सबसे बोलता हूं, किसी का कुछ नहीं होगा। जिसका आधा बंगला आधा किसी और ने खरीद रखा है, म्यूटेशन हो जाती। मुझे झूठ बोला एक आगरा के डॉक्टर साहब ने कि जी हमने तो उनकी म्यूटेशन करा दी। मैं कहा सर आधे बंगले की म्यूटेशन ही नहीं हो सकती। बट अब मेरे हाथ एक कागज लगे हैं कि अगर जॉइंट ओनर था, वो 2 हिस्सों में अपने भाई बेटे बच्चे भावत या चाचा ताऊ में किसी को बांट गया, तो वो दोनों हिस्सों की म्यूटेशन जॉइंटली बट इंडिपेंडेंटली हो जाएगी। मान लीजिए ए पोर्शन मेरे पास है, कोई झगड़ा नहीं है, इसकी म्यूटेशन हो जाएगी, इसका नाम इसके साथ जॉइंट चढ़ जाएगा, होगा जॉइंट। कर लो इसको, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पीपल विल कॉल मी एंड टॉक टू मी। थैंक यू। एंड अगेन आई एम सेइंग वी आर एन ओल्ड ग्रांट, नेवर कन्वर्टेड इनटू अ न्यू ग्रांट of 1793. Thank you. Good day.